ओके, हमने बात किया था आईबॉल की स्ट्रक्चर की। तो आईबॉल में कितनी लेयर्स थी सब पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द लिक्विड पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन द एक्वस ह्यूमर। हमें स्ट्रक्चर देखिए आपके आईबॉल का। सो आईबॉल, दिस इज व्हाट हैपेंड। ओके, coming to the structure of an eye, it has an outer layer cornea and sclera. Then we have a uveal tract or uveal tissue consists of choroid, ciliary body, and this is the iris part, and have some ciliary zonules or suspensory ligaments. Then coming back inner part, that is we have retina forming an optic nerve posteriorly. अब बीच में स्पेस बचता, वी हैव लेंस ऑफ कोर्स, एंड देन हमारा स्पेस बचता है इन फ्रंट ऑफ लेंस एंड behind the lens. In front of lens is as anterior segment, and posterior is called as posterior segment. Now this anterior segment is further divided into two parts, two chambers, the anterior one and the posterior, in front of iris and behind the iris. So this is the iris part. Now iris के आगे वाला part is considered as anterior chamber, and छोटा सा part होता है that is posteriorly present, that is the posterior part. The fluid that is present in the anterior segment is called as aqueous humor, while a jelly-like structure that is present posteriorly is the vitreous humor. So aqueous humor के बारे में जब हम बात करते हैं, so aqueous humor as such is present over here. This is the posterior segment, iris है, and then it will come here in iris के बाद pupil से बाहर आ जाएगा into the cornea level. This is the anterior chamber, posterior chamber, and पीछे वाला पार्ट जो ये है that is the posterior segment. So जो anterior aqueous humor होता है exactly क्या है, transparent है, इंट्राओक्युलर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, एंड जो आपकी दोनों हैं एक्वस एंड द विट्रस, ये आपके आईबॉल को डिस्टेंडेड रखते हैं, कहीं से दबने नहीं देते हैं, बिकॉज जैसे आप बलून है अगर उसमें पानी भरेंगे तो वो फूलेगा, फूला रहेगा, सेम इज द केस ओवर हियर. इसको फूला रखने के लिए, इसे डिस्टेंडेड रखने के लिए, इसे इन्फ्लेट रखने के लिए कुदरत ने दो लिक्विडी पार्ट दिया है, जिसमें एक जो होता है जेल लाइक होता है, दैट इज सेमी सॉलिड लाइक, दैट इज अ विट्रस बॉडी, एंड वन इज aqueous humor that is watery, exact complete watery. एंड इनका काम क्या होता है, अगर हम एक्वस ह्यूमर की बात करें या विट्रस की बात करें, तो दोनों का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. स्पेशली हम बात करें एक्वस ह्यूमर की, तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द लेंस. लेंस में कोई भी आपके ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है. देन कमिंग ओवर हियर, दिस एरिया इज द कॉर्निया एरिया. तो कॉर्निया जो है दैट इज एवेस्कुलर. सो द एक्वस ह्यूमर जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन टू द लेंस and the this area, this cornea. And of course जहाँ पे न्यूट्रिशन जाता है वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, सो उसको भी लेना होता है. जो आपका ब्लड का काम होता है वही एक्वस ह्यूमर काम करता है, दैट इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड टेक्स और रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड. सो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा बाय लेंस और बाय द कॉर्निया, दैट विल बी टेकन बाय दिस एक्वस ह्यूमर एंड इज गोइंग टू बी ड्रेन्ड. ऑफ कोर्स एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाएगा. इस पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर दो चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा हो जाए तो थिंग्स आर नॉट विजिबल. ज़्यादातर मैजिशियन इसी को यूज़ करते हैं. कभी कभी कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो पानी में डालेंगे तो it is invisible. So exactly that doesn't get invisible. The refractive index of both the water and that object is same, जिसकी वजह से आपको क्लियरली सब कुछ दिखता है. तो सेम इज द केस ओवर हेयर. द एक्वस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव, सबको सब एक जैसा होता है. दैट इज वाई द लाइट जो है वो सीधी चली जाएगी और आपको कोई भी चीज़ ऐसा सच दिखेगी नहीं. कॉर्निया आइरिस का नहीं होता है, सो दैट आइरिस इज विजिबल टू यू. आपको क्लियरली आइरिस जो है वो विजिबल है. लेकिन आप प्यूपिल देखेंगे तो प्यूपिल के पीछे आपको कभी भी लेंस विजिबल नहीं होता है. लेंस सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ विजिबल होता है, दैट इज द कैटरैक्ट, जिसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो लेंस होता है वो ओपेक होने लग जाता है, उसमें डिपोजिशन होने लग जाता है. वो आप बाद में पढ़िएगा आराम से व्हाट एग्जैक्टली इज कैटरैक्ट. एंड ऑफ कोर्स द अदर फंक्शन इज इट प्रिवेंट आई ड्राइनेस. ड्राइनेस नहीं होने देता है
बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। बाहर आप फील कर सकते हैं, अंदर आप फील नहीं कर सकते, बट स्टिल इट्स पैथोलॉजिकल, सो इट प्रिवेंट्स आई ड्राइनेस, अंदर से ड्राइनेस नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्वासिमा। बात करते हैं एक्वासिमस के फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन की। एक्वासिमा जो होता है दैट इज प्रोड्यूस in the posterior chamber. अगर हम देखेंगे, so this is the posterior chamber, this is anterior chamber, so it is produced somewhere here by the ciliary processes. हमने पढ़ा था कोरॉइड के जो ciliary body है, ciliary body के दो पार्ट होते हैं, pars plana that is plane, pars plicata that has projections. हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये structures that is pars plicata type, ठीक है, and this area is pars plana, ये plane है, ये projections है, तो इसे pars plana. Now pars plicata have ciliary processes. These ciliary processes के बीच में space होता है, वहाँ होता है ciliary zonules और suspensory ligament. So ये वाले जो ciliary processes होते हैं, they produce what? They produce aquasimmer. Aquasimmer का production mainly इन्हीं से होता है. So अगर कोई पूछे aquasimmer produce कहाँ होता है, so it is produced in the posterior chamber and drained in the anterior chamber. So it is produced by the ciliary process of pars plicata in the posterior chamber. पहली thing. दूसरी ये exactly काम कैसे करता है? जो आपके ciliary processes होते हैं उसकी epithelium से सोडियम actively जो है वो रिलीज किया जाता है in the posterior chamber. जो ciliary processes थे आपके, ये आपका ciliary process है. ciliary process ने actively यानी with the help of ATP, with the help of energy, इन्होंने एक सोडियम आयन को बाहर रिलीज किया, यहाँ से सोडियम आयन को यहाँ इसमें रिलीज कर दिया. जब भी कहीं पे सोडियम आयन जाता है, ठीक है, इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, सो फॉर स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, अपने साथ नेगेटिवली चार्ज आयन को साथ में अपने आप लेके जाएगा. सो इट टेक्स विद इटसेल्फ द क्लोराइड आयन और द बाइकार्बोनेट आयन. कभी क्लोराइड जाते हैं, कभी बाइकार्बोनेट. दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ द सीलियरी प्रोसेस. सीलियरी प्रोसेस से actively sodium ion release होता है. This active sodium ion brings with it the chloride ion and the bicarbonate ion. ये दोनों भी ये साथ में अपने आप, ये दोनों आएंगे पैसिवली, ठीक है, क्योंकि ये बाहर जा रहा है तो इसके साथ ये दोनों पीछे पीछे बाहर आ ही जाएंगे. जैसे ही ये सारी चीजें सोडियम क्लोराइड आयन ये सब बाहर आते हैं, व्हाट डज दे फॉर्म? दे आर द पार्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं. सो जो आपका पोस्टीरियर चेम्बर है जहाँ पे ये रिलीज हुआ है, वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज पुलिंग इन नेचर, सो इट विल पुल द water from the vessels to come out to maintain the this pressure. अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक तरह से कह सकते हैं हम कम भी हो गया है. जहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाने के काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ वाटर पार्ट का है. सो हमने पढ़ा था जो कोरॉइड है दैट इज हाईली वेस्कुलर. सो जो पानी वाला पार्ट है दैट इज टेकन फ्रॉम द वेसल्स. वेसल्स से पुल करेगा पानी को. इसी तरह से जब आप पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, सो सेम इज द केस ओवर देयर. कहीं पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है. अब कई बार क्या हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायबिटीज होती है, डायबिटीज में इंसान को जो है बहुत ज्यादा डायूरिया होने लगता है, यानी वो बहुत ज्यादा जो है वॉशरूम यूज करता है, वॉशरूम जाता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज उसका जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज पार्ट है दैट इज गेटिंग रिलीज, दैट इज तब क्योंकि वो बढ़ गया है सो वो भी यूरिन में ज्यादा आ रहा है. सो वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो उसने वाटर को पुल किया टू स्टेबलाइज द ऑस्मोटिक प्रेशर. और पानी भी बढ़ेगा, सो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बढ़ गया, दैट इज व्हाई पेशेंट हैज टू गो मोर देन वंस. सेम इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा. कहीं पे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कहीं पे, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा वाटर पुल किया जाता है to decrease or to stabilize the osmotic pressure. जब यहाँ पे पानी भी आ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, सोडियम the electrolyte concentration and water concentration is equal, so the normal जो भी hydrostatic osmotic होता है that is maintained. So this is how the aquasimmer is formed. जो ciliary process के epithelium है that releases sodium chloride and bicarbonate ions, ठीक है. This is not released from the vessels, they are released from the ciliary epithelium, and because of this release there is increase in the osmotic pressure.
This osmotic pressure is pulling in nature, so it pulls the water from the vessels. अब वेसल्स वहाँ कहाँ से आई, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा कोरोइड है दैट इज हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर. जब वेसल्स में से पानी आता है, सो इट ब्रिंग्स विद देम द ग्लूकोज, द अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, जिसमें से ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा कम होता है, बट लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एज कम्पेयर टू योर प्लाज्मा इज मोर. ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा. कंपोजिशन की जब बात आएगी तो आप लिख सकते हैं सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, वाटर पार्ट, glucose amino. So this is a composition of aqueous humor. So aqueous humor the most important है, that is there is increased lactic and ascorbic acid concentration as compared to प्लाज्मा. जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें इतना लैक्टिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता जितना आपका एक्वस ह्यूमर में होता है. एंड ऑफ कोर्स इट हैज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं और आपके क्या बोलते हैं डैमेज के चांसेस होते हैं. सो देयर आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. दिस इज फॉर्मेशन. अब कोई भी चीज़ फॉर्म हो रही है तो उसको जाना भी है. एक बात मैं आपको विट्रस बॉडी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. विट्रस बॉडी जो है ऑफकोर्स इट इज़ ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, इट इज़ अ जेलेटिनस मास. ये वाला जो है एक्वस ह्यूमस, दिस इज ऑल्सो कलरलेस, बट दिस इज नॉट जेलेटिन, दिस इज फ्री फ्लोइंग, बिल्कुल ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन है. ठीक है, इट इज वाटरी. जब बात करते हैं विट्रस बॉडी की, दैट इज नॉट वाटरी, दैट इज समवट जेलेटिन लाइक. जेलेटिन इज जेली लाइक, और हम कह सकते हैं इट इज नॉट फ्री फ्लोइंग, बहता नहीं है. ठीक है, और विट्रस बॉडी के बारे में है, विट्रस बॉडी हर वक्त प्रोड्यूस होके, बिकॉज इट इज नॉट फ्री फ्लोइंग, सो देयर इज नो ड्रेनेज. होता है, मना नहीं कर रहे, बट उस लेवल पे नहीं होता है कि बनता जा रहा है और निकलता जा रहा है, उस लेवल का नहीं होता है. कमिंग बैक टू द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर वाटरी है, बनता है निकलता है, बनता है निकलता है. So it is produced somewhere here, and then ये आयरिस था, प्यूपिल से बाहर आके आयरिस में आया. आयरिस में हमने पढ़ा था जहाँ पे आयरिस और ये आपका आयरिस और कॉर्निया और ये पीछे से स्क्लेरा आके मिलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज आयरिडोकॉर्नियल एंगल. यहीं पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेबिकुलर मैशवर्क. ठीक है, दिस इज ट्रेबिकुलर मैशवर्क, और इसी के पीछे होता है कैनाल ऑफ शेल्म. ठीक है, तो इट इज ड्रेन्ड इन द एंटीरियर चैम्बर इन द कैनाल ऑफ शेल्म में जाता है. ठीक है, सो इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं. दिस इज प्रोड्यूस समवेयर हेयर, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ. दिस ये थोड़ा 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 आगे आएगा, आगे आएगा, एंड देन पीछे इस साइड आया, इधर आया, एंड दिस इज द ट्रेबिकुलर मैशवर्क. ट्रेबिकुलर मैशवर्क का एक काम होता है, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस. अगर ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क ना हो तो ट्रेबिकुलर मैशवर्क में रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होगा, तो पता चला बन तो सिर्फ 1 ml रहा है और ड्रेन जो है वो ज़्यादा हो गया, यानी कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा, खाली हो जाएगी ये जगह. so, जो भी चीज़ खाली होगी वो पिचक जाएगी, दब जाएगी. सो इसी वजह से ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है कि जो जैसे हम पानी में, पानी बह रहा है और वहाँ पे हमने कुछ पत्थर डाल दिए, सो दैट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो. सेम इज द केस ओवर हेयर. हेयर इन दिस केस ट्रेबिकुलर मैशवर्क जो होता है इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द फ्लो. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो जाता है. दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज इंट्राओक्यूलर pressure. So intraocular pressure is mainly formed by the aqueous humor, not by the vitreous body. It is formed by the aqueous humor. यहाँ से प्रोड्यूस हुआ बिहाइंड द आइरिस, फिर प्यूपिल से आगे की तरफ आएगा. आगे आपका एक एंगल बनता है, आयरोडोकॉर्नियल एंगल, वहाँ पर ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है. उससे पास होके कैनाल ऑफ शेल्म में चला था, और कैनाल ऑफ शेल्म जो है दैट ओपन्स फर्दर इनटू, दैट ड्रेन्स इनटू एपीस्क्लेरल वेन. एपीस्क्लेरा यानी स्क्लेरा के पीछे आएगा. यहाँ पे कॉर्निया में कुछ नहीं होता है, कॉर्निया खत्म हो गई, पीछे आया एपीस्क्लेरा, दैट इज बिटवीन द कंजक्टाइवा एंड द स्क्लेरा. जो वेसल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं एपीस्क्लेरल वेन्स. एपीस्क्लेरल वेन्स में जाके ड्रेन कर जाएगा. दिस इज द नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द एक्वस ह्यूमर. 90% ड्रेनेज तो यहाँ से होता है, लेकिन 10% ड्रेनेज जो है दैट अकर्स थ्रू आयरिस. आयरिस में कुछ ऐसे परमिएबल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कि 10% जो है वो यहाँ पे कुछ परमिएबल स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो यहाँ से ड्रेन करके स्क्लेरल वेसल्स में चला जाता है. सो 10% ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्रोन थ्रू एक स्ट्रक्चर, सॉरी,
एक नाम लिया जाता है, दैट इज uvoscleral ड्रेनेज, दैट इज द सेकेंडरी रूट। इसमें यहाँ से अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज परमिएबल, सम पार्ट ऑफ आयरिस इज परमिएबल टू एक्वस ह्यूमर, तो 10% यहाँ पे आएगा एंड दिस इज बिहाइंड इज दिस इज स्क्लेरा, से पीछे जाके स्क्लेरा में ड्रेन कर जाएगा। कैनाल ऑफ शेल्म एपिस्क्लेरल वेन्स में ड्रेन करते हैं वाया दिस, दैट इज uvoscleral ड्रेनेज, ये आपके स्क्लेरल वेन्स में जाके ड्रेन करते हैं। सो दिस इज 10%। मैं आपको 2 टर्म्स बता देती हूँ, उसके बाद विल एंड ऑफ द क्लास। हमने ग्लूकोमा पढ़ा था। व्हाट इज ग्लूकोमा? ग्लूकोमा इज इंक्रीज इन इंट्राओक्युलर प्रेशर। जब भी इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज ग्लूकोमा। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, हमने बोला एक्वोसिमल से जो ट्रेबिकुलर नेटवर्क रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से जो पीछे की तरफ एक प्रेशर बनता है कि आसानी से कोई चीज़ अंदर नहीं जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है, एक प्रेशर बन गया यहाँ पे, दैट प्रेशर इज इंट्राओक्युलर प्रेशर। सो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज 2 कंडीशन में होता है। एक कंडीशन होती है जिसमें ये एंगल जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, बंद हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, या तो कोई चीज़ आके अटक जाए या कुछ प्रेशर लग जाए जिसकी वजह से कोई भी मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्कारिंग हो जाए, कुछ भी रीजन की वजह से अगर ये एंगल, ये थोड़ा सा जैसे इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्लियर दिखाया है, दिस इज द कंप्लीट एंगल, दिस एंगल इज यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब दिस ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है दिस इज कंसिडर्ड अंडर द ट्रायंगल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए तो ये आपका यहाँ पे ड्रेनेज नहीं होगा। तो ड्रेनेज सिर्फ 10% वाला होगा, दैट इज थ्रू द uvoscleral ड्रेनेज। बाकी सब यहीं पर रहेगा, दैट विल इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर। और इंट्राओक्युलर प्रेशर मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, पीछे की तरफ लेंस को पुश करेगा, लेंस पीछे पुश करेगा, विट्रस बॉडी पुश होगी, विट्रस बॉडी रेटाइना का जो ऑप्टिक डिस्क है वहाँ पे जो एक फिजियोलॉजिकल कैप बन रहा था उसको पुश करेगा, एंड देन देयर विल बी अ डिप्रेशन। वहाँ पे एक स्पेसिफिक डिप्रेशन होगा जो हम एग्जामिन करते हैं आई, तो वहाँ पे वो चीज़ हमें क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट लुक एट दिस एंगल वेदर इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और नॉट, बट हाँ हम इसको एग्जामिन करने का तरीका होता है आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर हाथ लगा के देखते हैं, ठीक है। आप नॉर्मली आंखें बंद करके अपनी आंखों को दबाएंगे, आराम से दब जाएंगी, मतलब बिल्कुल पीछे नहीं करना है। लेकिन जब आपका इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, एट दैट पॉइंट आपकी आंखें बहुत तनी हुई होंगी और आप पीछे जब करेंगे तो वो पीछे उतना आसानी से नहीं जाएंगी। आपको पता चलेगा हाँ देयर इज रेजिस्टेंस, वो पीछे नहीं जा रही है। दैट इज अ लोकल फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं एग्जामिन करने का एक तरीका है, बट दैट डजंट कन्फर्म्स दिस ग्लूकोमा। तो हम प्रेशर मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे हम देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें एंगल ही क्लोज हो गया है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका ट्रेबिकुलर टिश्यू जो है वो बहुत हार्डन हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था इट्स अ स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है दैट गेट्स हार्डन। अभी हार्डन हो गया तो इसने और ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर दिया, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से भी ग्लूकोमा होता है, उसे हम बोलते हैं ओपन एंगल glaucoma. So these are 2 type of glaucoma, open angle and close angle related to this. In one case there is a hardening of the trabecular meshwork, and in one there is closing of the angle. Okay, so this was all about your eye. So this is how we complete the eye. इंशाल्लाह कल कोई क्लास होगी नहीं। एग्जैक्टली क्लास मैंने आज इसलिए भी ली है कि आपके जो कॉलेज वाले हैं वो थोड़ा सा ना ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग की क्लासेस को, just whether we are taking